हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 22 जुलाई 2022। आज के न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सो आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज सिट विद कॉपी एंड पेन टू मार्क डाउन द इंपॉर्टेंट न्यूज़, ओके। एंड वेन एवर यू आर मेकिंग नोट्स, ट्राई टू मेक इट इन अ बुलेट फॉर्म, फाइन, एंड आई विल बी हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ आज के न्यूज़पेपर में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाली हैं। एक तो श्रीलंका के बारे में, दूसरा पेगासस के बारे में। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका प्लीज़ आंसर आप फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो श्रीलंका एंड पेगासस। द नेक्स्ट न्यूज़ विच आई विल डिस्कस इज मंकी पॉक्स के बारे में। केरला 2 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं वहाँ पे। मंकी पॉक्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में, जो एक न्यूज़ चल रहा है अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम। एंड देन वी विल कम टू इकोनॉमिक पेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। द फर्स्ट न्यूज़ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ that NDA nominee Draupadi Murmu, she has been elected as the 15th President of India. Now over here, please write it down that it was 16th presidential election. 15th president appoint हुए हैं, but it was 16th presidential election. 16th presidential election पहला चीज जो इम्पोर्टेंट है। गॉट इट। अभी 16th presidential election में 15th president elect हो रहे हैं, तो ऐसा ये मिसमैच क्यों है एक नंबर का? तो ये मिसमैच ये है कि जो हमारे पहले प्राइम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, he was the president for 2 terms, okay, so that's why we have 16th presidential election, but the appointment is of 15th president. अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है, इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दैट इज द अपर हाउस, देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, दैट इज द लोअर हाउस, and elective members of all the state legislative assemblies and legislative assemblies of Delhi and Puducherry, which are the union territories. इस इलेक्शन में एक और हमारे पास यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, बट वहाँ पे क्योंकि अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं, सो दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन. द नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ आफ्टर द अपॉइंटमेंट, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, the CJI, that is Chief Justice of India, he will administer oath to the President. Okay. Now, अब हम कुछ फैक्ट्स की तरफ चलते हैं. So, Miss द्रौपदी मुर्मू, she has been elected as the 15th President of India. अब इनके बारे में जो खास बात है, that she is the first tribal woman to be appointed to the position, and she is the youngest President of India. Okay, and she has been declared elected by the returning officer of this election. Now, who was the returning officer of the presidential election? So, Rajya Sabha Secretary General PC Modi. He was the returning officer of this 16th presidential election. उसके बाद कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं. टोटल वोट्स में से 2,824 वोट्स हैव बीन received by Miss Murmu, and 1,877 votes have been received by Shri Yashwant Sinha, who was the opposition candidate. So in total, she has received 64.03% of the total valid votes polled. Next is that Miss Draupadi Murmu, she has been a former governor of Jharkhand. She hails from Santhal tribe, and she was born in Mayurbhanj, which is in Odisha. ठीक है, तो मयूरभंज इट इज़ इन ओडिशा, एंड शी हैज़ बीन गवर्नर ऑफ झारखंड. इसमें आप प्लीज़ इंटरचेंज मत कीजिएगा. द नेक्स्ट इज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन August 6. सो वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव 2 कैंडिडेट्स. NDA कैंडिडेट्स इज फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धांकड़, एंड ऑपोजिशन कैंडिडेट इज मार्गरेट अल्वा, हु हैज़ बीन द गवर्नर ऑफ राजस्थान. The next is, in yesterday's newspaper we did that Ranil Wickremesinghe was elected as the president of Sri Lanka. Now, who is going to be the prime minister of Sri Lanka? So Dinesh Gunawardena, he is going to be the Sri Lankan prime minister. So Ranil Wickremesinghe has been sworn in as the president of Sri Lanka, and
senior politician Dinesh Gunawardena is going to be appointed as the Prime Minister. Now let's come to the editorial related to presidential election. So if you will just see that Miss Murmu, Draupadi Murmu, she is the second woman to occupy the Rashtrapati Bhavan and the first member of a tribal community to become the President of India. And we already know that she is from Santhal tribe, and her election to the highest office of the country, now see this is important, comes 101 years after two tribal people they were elected to legislative bodies in colonial India. मतलब colonial India में दो लोग ऐसे थे जो provincial council provincial legislative assembly के part थे. उसके बाद if you will just see that in the Constitution of India we have 5th and 6th schedule which makes special provisions for the tribal areas in India. Okay, so 5th schedule is related with administration of tribal areas in all the states except MATM. ठीक है, so that is Mizoram, Assam, Tripura and Meghalaya. ठीक है, इसमें मणिपुर नहीं है. सो अगर हम देखेंगे 5th schedule it is related with administration of tribal areas in all the states, but 6th schedule it is related with administration of tribal area in MATM states. Those are Mizoram, Assam, Tripura and Meghalaya states. Then we have one more information, that is Jaipal Singh Munda. He was a sportsman and tribal leader and he was also a prominent member of the Constituent Assembly. Constituent Assembly क्या है? It is the Constituent Assembly was established after the cabinet mission was accepted and it Constituent Assembly framed the Constitution of India. Now then in 2000 two states, that is Jharkhand and Chhattisgarh, which are tribal dominated states, they were formed after bifurcating Bihar and Madhya Pradesh respectively. Then in 2006 a special act was passed for giving land rights in forest to the tribal people. This is called as Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006. The next comes Pegasus battle. So in this article we are doing history of Pegasus battle. Now जो Pegasus है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, it is for surveillance. ठीक है ना, Pegasus से रिलेटेड एक टर्म है which is called as zero click. अब ये जीरो क्लिक का मतलब क्या होता है? जीरो क्लिक का मतलब होता है कि यूज़र को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा एंड विल स्टार्ट डूइंग सर्वेलेंस ऑफ दैट सिस्टम. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज जीरो क्लिक. पेगासस इज एन इजरायली सॉफ्टवेयर. इट इज़ एन इजरायली सॉफ्टवेयर फ्रॉम NSO. जो कंपनी जो पेगासस को ओन करती है उसका नाम है NSO. अभी NSO का फुल फॉर्म क्या है? प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेगासस इशू इन इंडिया. तो लास्ट ईयर 2019 में सबसे पहली बार व्हाट्सएप ने अक्टूबर 30, 2019 को व्हाट्सएप ने सबसे पहले कंफर्म किया था कि पेगासस स्पाईवेयर यूज़ हो रहा है फॉर टारगेटिंग एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट एंड लॉयर्स इन इंडिया. उसके बाद लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था पेगासस प्रोजेक्ट, दैट विच रिवील्ड दैट पेगासस इज थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी एंड leading digital news platform reported that cell phones of at least 300 Indians have been hacked by using the Pegasus software which is made by NSO group. Okay, इसमें से जो 10 केस थे they were confirmed by Amnesty International Security Lab. Okay, now if you will just see that Pegasus जो है it can infect device without any action on the user's part. मतलब यूज़र्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र्स को पता भी नहीं चलेगा और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है. इसी को कहते हैं हम जीरो क्लिक सॉफ्टवेयर. फाइन, अब हम देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या था. सो जब पहली बार व्हाट्सएप ने बताया कि कुछ लोगों का फ़ोन जो है या सिस्टम जो है वो सर्वेलेंस पे है, तो इसके जवाब में जुलाई 19, 2021 को द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव he referred to the press reports and he said that
एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क प्रिवेंट्स अनऑथोराइज सर्वेलेंस। उन्होंने बस इतना ही कहा, पेगासस का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता। फिर कुछ महीने बाद नवंबर 28, 2019 को अगेन द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ही हैज रिस्पॉन्डेड इन द सेम वे। बट न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आया जनवरी 31, 2022 को इस साल, विच सेड दैट इंडिया हैज़ बॉट अ पेगासस इन 2017 एज अ पार्ट ऑफ $2 बिलियन डिफेंस पैकेज। फिर उसके बाद इसको ठीक से मतलब इसको रिस्पॉन्स नहीं किया गया, पार्लियामेंट में भी इसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया गया, इसको बताया नहीं गया कि मतलब क्या है ये या ये इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना इसको रेफ्यूट किया गया। ठीक है, अब हम पार्लियामेंट के रोल पे आते हैं। जब पार्लियामेंट में एक आईटी कमेटी बैठी विच स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम आईटी मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री अबाउट द पेगासस, सो मैनी मेंबर्स ऑफ दैट IT committee of the parliament, they abstained as a block and prevented a quorum, मतलब they remained absent from the meetings, और जब quorum पूरा नहीं हो पाया तो ये कमेटी बैठ नहीं पाई। ओके, द नेक्स्ट इज जुडिशियल रिस्पॉन्स। तो अब क्या हुआ कि जब जुडिशरी के पास ये मामला पूरा गया पेगासस का, सो अगस्त 5, 2021 को ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 27, 2021 में एक टेक्निकल कमेटी को एस्टेब्लिश किया टू इन्वेस्टिगेट द पेगासस सॉफ्टवेयर एंड इट्स मिसयूज, जिसका अभी तक इंटरिम रिपोर्ट तो आ चुका है, बट फाइनल रिपोर्ट जुलाई 2022 के एंड में आने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद लेट्स सी द इंटरनेशनल रेस्पॉन्स। सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर द इंटरनेशनल रेस्पॉन्स। सो आफ्टर द पेगासस डिस्क्लोजर, सो NSO ग्रुप जो इजराइल में बेस्ड है, तो इजराइल के जो उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, अब ये प्राइम मिनिस्टर हैं, यार लैपिड, ही सेड दैट इजरायली गवर्नमेंट इज गोइंग टू वर्क टू एंश्योर दैट पेगासस डज नॉट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड। उसके बाद फ्रांस इज ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशंस विद इन अ डे ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे ही वहाँ पे पता चला कि पेगासस का मिसयूज़ हो रहा है या सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद नवंबर 3, 2021 को लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन ने NSO ग्रुप जो ये पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है उसको एक रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट में डाला। दैट लिस्ट इज कॉल्ड एज एंटिटी लिस्ट फॉर मैलिशियस साइबर एक्टिविटीज विच रिस्ट्रिक्टेड द एबिलिटी ऑफ US कंपनी टू एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज टू NSO। Then in United Kingdom, a spyware company implemented a change to ensure that Pegasus could no longer target UK members. उसके बाद दुबई में भी जो वहाँ के रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकूम, he used the spyware to hack the phones of his wife Princess Haya and her divorce lawyers Brownies Fauna has said this in a custody battle। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं कि इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंडिया में हम देखेंगे तो स्पाईवेयर के साथ साथ कुछ और भी कंपनीज हैं लाइक बेल्ट्रॉक्स विच आर एंगेज फॉर सर्वेलेंस फॉर हायर एक्टिविटीज़। ओके, नाउ यहाँ पे अब ज़रूरत क्या है? यहाँ पे ज़रूरत है ओवरहॉलिंग द लॉज में चेंज लाने की बात चल रही है। तो देयर आर 2 एक्ट्स, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। दिस आर द 2 एक्ट्स विच एम्पावर द गवर्नमेंट टू कैरी आउट सर्वेलेंस बाय फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये टोटली एग्जीक्यूटिव के हैंड में है। ठीक है, इसके ऊपर कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं है, कोई चेक करने के लिए नहीं है कि क्या वो सर्वेलेंस की ज़रूरत है या नहीं है, क्या वो प्रॉपरली उसको कैरी आउट किया जा रहा है। तो देयर इज़ नो जुडिशियल और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। उसके बाद एक और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जो बिल हो रही है, डेटा प्रोटेक्शन बिल पास करने की जो बात हो रही है इंडिया में, उसमें भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है which mandates check on executive which has the power to order surveillance on anybody's mobile phone or system। ठीक है, अब यहाँ पे एक US रिपोर्ट की बात हुई है, दैट इज़ द फ्रीडम हाउस फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। फ्रीडम हाउस है वो रिलीज करता है रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसने इंडिया का स्टेटस जो रखा था 2021 में, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्टली फ्री। ठीक है, because India में the report has said that there is the alleged use of Pegasus on Indian citizens as one of the reasons for
downgrading the Indian status from free to partly free. The next is about श्रीलंका. तो यहाँ पे हम एक्चुअली देखेंगे इंडिया हाउ इट हैज़ हेल्प श्रीलंका इन ओवरकमिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस. सो if we will just see factors which are important for doing the balance of payment crisis in Sri Lanka. So I am combining two articles together. I am combining this article as well as this article together so that you get the gist of both the articles related to same topic, that is Sri Lanka. अब यहाँ पे देखिए श्रीलंका में दो क्राइसिस चले. ट्विन डेफिसिट, ठीक है. अभी ट्विन डेफिसिट क्या है? पहला फिजिकल डेफिसिट, वेरी हाई फिजिकल डेफिसिट, और दूसरा वेरी हाई करंट अकाउंट डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट जो है इट इज़ रिलेटेड विथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है. करंट अकाउंट डेफिसिट इट इज़ रिलेटेड विथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. पहले हम करंट अकाउंट डेफिसिट को एनालाइज कर लेते हैं. यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट में देखिए क्या हो रहा है. सीरीज ऑफ इवेंट्स टुक प्लेस इन श्रीलंका, जिससे उसके फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पे फ़र्क पड़ा. जैसे श्रीलंका जो है द रेवेन्यू एक्रूज फ्रॉम टूरिज्म, रेमिटेंसेस, टी एक्सपोर्ट, ठीक है. अब 2019 में श्रीलंका में कोलंबो में ईस्टर के दिन बॉम्बिंग्स हुआ, विच इज़ कॉल्ड एज ईस्टर बॉम्बिंग, ठीक है. जब ईस्टर बॉम्बिंग्स हुआ सो इट इम्पैक्टेड टूरिज़्म इन अ ग्रेट वे, ठीक है. उसके बाद कोविड-19 हो गया. तो जैसे ही कोविड-19 हुआ रिस्ट्रिक्शंस लग गए फॉरेन ट्रैवल्स पे, तो टूरिज़्म इम्पैक्ट हुआ. कोविड-19 की वजह से एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस पे भी फ़र्क पड़ गया. तो इससे क्या हुआ कि श्रीलंका में करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है. अब हम आते हैं फिजिकल डेफिसिट पे, ठीक. अब फिजिकल डेफिसिट में क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड है. तो गवर्नमेंट जो है उसने बहुत ज़्यादा टैक्स, डीप टैक्स कट अनाउंस किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा टैक्स में छूट दिया. जैसे कि अगर हम देखेंगे that value added tax were cut by half, capital gains tax were also eliminated, and expenditure commitments on subsidies that the government could not afford, like freebies announce करना, ये सब. तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसको कहते हैं इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट. सो बोथ दिस फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस. फाइन. उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अचानक से रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी हो गया. तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्या हुआ कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए, ग्लोबल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ गए. सो दैट ऑल्सो एडेड टू द इंक्रीजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट इन श्रीलंका. ओके. अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है. सो आई हैव टोल्ड यू. नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट इन श्रीलंका. सो इन्फ्लेशन जो श्रीलंका में है इट इज़ मोर देन 50%. और फूड्स के प्राइसेस और फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं. इकोनॉमी है इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाई 6%, एंड अबाउट 3/4 ऑफ द पीपल, 3/4 ऑफ मिलियन ऑफ पीपल इन श्रीलंका दे आर बिकमिंग न्यू पुअर. फाइन. एंड दिस इज़ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस 1948. नाउ इफ यू विल जस्ट सी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया अंडर इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया ने $3.8 बिलियन का हेल्प किया है श्रीलंका को. ओके. अब हम आते हैं चाइना के रोल पे. सो चाइना, जैसे कि श्रीलंका है इट इज़ द पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक है, BRI. नो, तो श्रीलंका along with China, so Sri Lanka had taken many debt, too much debt from China for constructing infrastructure projects like Colombo City project, Colombo Port City project, Hambantota Port under BRI. ठीक है. तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि इनकी जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. सो दे केम इन द डेब्ट ट्रैप ऑफ चाइना. गॉट इट. सो यहाँ पे नाउ व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, दैट इंडिया is focusing on aid and
it has more advantage, so because India can work with other countries like United States, Japan and European Union and IMF to help Sri Lanka to bail out its crisis. अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो BRI प्रोजेक्ट्स था उसका क्या असर पड़ा श्रीलंका पे. So despite gaining benefits from commercial loans for Belt and Road Initiative project, okay, but this commercial loans they have been responsible for debt trapped in China. ओके अब यहाँ पे चाइना जो है विच इज़ द पार्ट ऑफ G2 इकोनॉमी. व्हाट इज G2 ओवर हियर? G2 मीन्स USA एंड चाइना. G2 में सिर्फ 2 कंट्रीज को हम लेते हैं, दैट इज USA एंड चाइना. सो हियर बीजिंग इज नॉट बेलिंग आउट श्रीलंका बिकॉज बीजिंग फियर्स दैट इट्स रेपुटेशन may be tarnished by bailing out a failing economy. First thing. Second, that if it starts bailing out Sri Lanka, then it will start a practice that many countries which are in stress and which have taken loans from China, they will need China's help in restructuring their loan. So these things China does not want now. Now the new parliament, the new government which has been appointed, उनका कुछ काम है यहाँ पे. उनका काम क्या है? The first job is stabilizing the economy and concluding talks with IMF so that IMF program can be implemented. अब IMF का जो प्रोग्राम है देखिए वो किस पे फोकस करता है. इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द टैक्सेस, यूटिलिटी प्राइसेस टू रेज रेवेन्यू एंड देन टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. द फोर्थ इज सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी इंक्रीज टू प्रोटेक्ट द पुअर. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. Fine. The next is that they have to be now more open to trade and investment and allow the market forces to determine the resource allocation. मतलब moving towards capitalism. Okay. Then the next thing which president has to do, he has to build national consensus. देखिए अब ये सब जो IMF के जो conditions हैं बेल आउट के लिए, इसको implement करने के लिए national consensus सारे लोगों का तैयार होना ज़रूरी है because already the economy is going through rough patch. Okay, so building the national consensus to implement IMF reforms is very necessary. Then restoring the rule of law and enforcing the anti-corruption measures is also very important. उसके बाद foreign policy पे भी थोड़ा work करना पड़ेगा. They have to move towards a more neutral direction and away from pro-China stance. The next is monkeypox. तो यहाँ पे केरला इज़ द स्टेट वेयर द फर्स्ट 2 केसेस ऑफ मंकी पॉक्स हैज़ बीन डिटेक्टेड. और अगर केरला में हम देखेंगे तो केरला में ही क्यों डिटेक्ट हुआ है, तो केरला में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे फॉरेन से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं. सो वन केस इज़ दैट द पर्सन हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम UAE एंड ही शोड द सिम्टम्स. And both the patients they themselves went to the doctor to check for symptoms and now they have been diagnosed with monkeypox. तो अगर हम monkeypox में अगर देखेंगे तो इसके जो symptoms होते हैं monkeypox के, those are enlarged lymph nodes, headache, body ache, profound weakness. Okay. उसके बाद अगर हम देखेंगे that monkeypox केस में community transition, ठीक है. सो अगर हम देखेंगे मंकी पॉक्स के केस में द सेकेंडरी अटैक रेट मतलब फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज़ लेस देन 10%. सो इट इंडिकेट्स दैट इवन अमंग क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट्स ऑफ कंफर्म्ड केसेस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द मंकी पॉक्स केसेस आर वेरी रिमोट. नाउ अब यूके में हम देखेंगे तो एक नया ट्रेंड उभर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एटिपिकल सिम्टम्स. That is sometimes with no level at all, no fever at all, okay, or few or confined to a genital region. मतलब इन्फेक्शन जो भी है वो जेनिटल रीजन पे ही सिर्फ कन्फाइंड है. बेल्जियम में एसिम्टोमेटिक केसेस भी डिटेक्ट हुए हैं. The next is innovation index. So Niti Aayog releases the innovation index. So in this index, Karnataka has topped the Niti Aayog's India Innovation Index 2022. Now the state, that is Karnataka,
हैज़ बीन रैंक्ड 1 अंडर द मेजर स्टेट्स कैटेगरी इन ऑल द 3 एडिशंस, मतलब अब तक 3 एडिशन निकल चुके हैं, तो इसमें कर्नाटका सबसे टॉप है। मणिपुर हैज़ सिक्योर्ड द लीड इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स कैटेगरी, उसमें टॉप पे कौन है? मणिपुर। और यूनियन टेरिटरी में कौन टॉप पे है? दैट इज चंडीगढ़। अब अगर हम टॉप स्टेट्स को देखेंगे, सो दिस आर कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और बॉटम स्टेट्स को देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, गुजरात एंड एमपी। नाउ सी गुजरात इज ऑल्सो स्कोरिंग लो। ओके फाइन। अब देखेंगे अगर हम कि इफ़ वी वांट टू बिकम मोर इनोवेटिव एंड इफ वी वांट टू अचीव टॉप 5 positions in global innovation index released by WIPO body, so we need to make more expenditure in gross domestic expenditure on R&D. So if we make more expenditure and we promote private sector participation in R&D, so we can achieve the top 5 national ranking in global innovation index. What is the global innovation index India's ranking for this year? Please write me in the comment box. The next is one-liner. Italy Prime Minister Mario Draghi, he quits after coalition falls apart. So Italian Premier Mario Draghi, now he has resigned after his ruling coalition fell apart. मतलब many of them did not supported Mario Draghi during the no confidence motion. Okay, so this is just a one-liner. अब जो नया प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे इलेक्ट होगा उसका नाम हमें करना पड़ेगा. Now coming to this news, Ukraine and Russia to sign grain deal. So we are already doing this grain blockage. ब्लैक सी में ब्लॉकेट की वजह से ग्रेन एक्सपोर्ट्स यूक्रेन से नहीं हो पा रहा था. सो टर्की mediated between Ukraine and Russia to sign a deal so that global food crisis can be ceased. Now Ukraine and Russia, they are going to sign such agreement on Friday, that is today. So this is the first major agreement between the two countries after the war started on February 24. The next is Nord Stream. तो ये Nord Stream क्या होता है? Nord Stream में दो पाइप्स हैं, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Nord Stream 2 अभी कंस्ट्रक्शन में है. Nord Stream 1 is in an existence stage. So Nord Stream 1 is the gas pipeline which supplies gas to European countries and it passes through Baltic Sea. Nord Stream 2 जो है, it bypass the Baltic Sea. Fine. So Russia, which accounts for 50% of oil supply and 40% of gas supply to European countries. Okay, now Russia has started restoring the critical gas supplies to European countries through Germany via the Nord Stream pipeline. अब यूरोपियन यूनियन के सारे जो कंट्रीज हैं उसमें जो जर्मनी है खास करके, इट इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस. ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. द नेक्स्ट इज कि अगर मान लीजिए कि रशिया ये सप्लाई डिसरप्ट करता है तो जर्मनी की इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ेगा. तो आप यू कैन जस्ट सी दिस कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज सेइंग दैट हॉल्ट इन सप्लाईज कुड स्लैश द जर्मनीज GDP बाई 1.5% इन दिस ईयर. The next is which country has granted 14-day visit pass to Gotabaya Rajapaksa, former president of Sri Lanka? So the answer is Singapore. The next is from economy, ADB. What is the full form of ADB? The full form of ADB is Asian Development Bank. Okay, Asian Development Bank. So now Asian Development Bank has forecasted India's growth in this financial year. ये FY23 का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर 2022-23. उसको हम कैसे लिखते हैं? फाइनेंशियल ईयर 23. So the growth forecast is 7.2% because of price rise, that is inflation. So the bank says, Asian Development Bank says that the inflation हैज़ क्विकन टू 6.7%. और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर होता है वो डिक्रीज होता है. ओके, सो हियर दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट. दैट्स ऑल. दैट द एशियन डेवलपमेंट बैंक कट द ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू 7.2% फॉर 2023 फ्रॉम अ 7.5 प्रोजेक्शन विच इज मेड 3 months ago, that is in April, mainly because of price rise.
अब देखिए ये रेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट रेपो रेट्स, ठीक है ना। इन्फ्लेशन का और रेपो रेट का एक रिलेशन होता है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेपो रेट्स को बढ़ा देते हैं। इंडिया में भी हुआ है। इंडिया में पहले रेपो रेट 4.0% था। जैसे ही इन्फ्लेशन 6% के ऊपर गया, अभी तो 7.01 चल रहा है, तो 6% के ऊपर जब भी जाता है इन्फ्लेशन, तो इट मीन्स इट इज़ ब्रीचिंग द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ RBI. So first RBI increased it to 4.4%. Now RBI has increased it to 4.9%. Similar thing has happened in USA, that the inflation is now high in USA also because of Russia-Ukraine crisis, rise in crude oil prices, shortages in global commodities which are very essential. Now the European Union is also reeling under inflation because of Russia-Ukraine crisis. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर गैस सप्लाई रशिया रोक देती है तो जर्मनी का जो GDP है इट विल डिक्रीज बाय 1.5%. ओके, फिर गैस के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे विच एड्स इनटू इन्फ्लेशन. सो नाउ फियरिंग इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, now the European Central Bank has raised the interest rate for the first time since 2011 by 50 basis point. Now what is this 50 basis point? मतलब 0.5%. 100% is 1% is equal to 100 basis point. तो अगर 50 basis point हमने अगर बोला तो it means 0.5%. So European Central Bank has also increased the rate by 50 basis point because of very high inflation. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.